केवल पद यात्रा के माध्यम से हमने यहाँ आपके सम्मुख में पहुंचा और ये ऐसा विश्वास रखते हैं कि हमारी जो मांग है, हमारी जो समस्या है, हमारा जो अधिकार है वो हमको मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं हमको गुमराह कर दिया जाता है। लोग कहते हैं कि आदिवासी अंचल या जनजाति समुदाय के लोग हैं तो ये सारी बात को नहीं जानते, सैद्धांतिक चीज को नहीं जानते, संविधान का ज्ञान नहीं है। हम संविधान को लेकर आए हुए हैं आज, ये जो उपस्थित हुए हैं आज हम 14 ग्राम पंचायत के लोग आज अब संवैधानिक बेस पे हम अपना अधिकार मांगने आए। हम चाहते हैं कि हमको जो असुविधाएं होती है, हमको जो परेशानी होती है, हमको हर एक क्षेत्र में परेशानी होती है, मात्र एक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा की बात नहीं कह रहा हूँ। हमको अन्य किसानों के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, अन्य जितने भी जो भी हमारे क्षेत्र में आती है उस क्षेत्र में हम पिछड़े हुए अभी भी। हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज भी हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा देश अभी तक के स्वतंत्र नहीं हुआ। हमारे दिल में एक दर्द होता है कि आज भी हमारे भाई बंधु, हमारे माता बहनें आज उस पिछड़े क्षेत्र में आज भी एक जीवन में ऐसा विकट जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं। ये दुख होता है हमको जान के कि हमारे बीच के लोग, हमारे सब प्रतिनिधि हैं, हमारे सब लोग हैं, हमारे सब प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन हमको कहीं ना कहीं गुमराह भावना को, हमारे दुख दर्द को अच्छे से समझेंगे ऐसा बोल के यही उम्मीद से हम यहाँ पर अपने दुख दर्द, अपनी व्यथा को रखने आए हुए। हमारे साथ वास्तविक में आज 150 किलोमीटर की दूरी होती है तो हमारे प्रशासनिक, जिला प्रशासनिक अधिकारी कोई हमारे फील्ड में जाने नहीं चाहते, न चाहते भी नहीं। आज भी हमारे क्षेत्र में ऐसे बहुत सारी समस्याएं उपलब्ध है, इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन हमसे जुड़े। जिला हमारा नजदीक में होगा तो हर प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ में जुड़ेगा। प्रशासनिक व्यवस्था लेने के नाम से हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो हम अपना अधिकार की बात कर रहे हैं वो अधिकार हमको आज पूर्ण रूप से हम महामहिम जी से कहेंगे कि हम जो अधिकार चाह रहे हैं वो अधिकार हमको महामहिम दिलवाने का कष्ट करेंगे। हम एक विश्वास और एक आशा से लेके आए। हम जनजाति समुदाय के लोग हैं, ज्यादा कुछ नहीं जानते, जो अधिकारी जैसा बोलता है वैसा मान लेते हैं। हम उनसे तर्क वितर्क नहीं कर सकते। कई नियम बता देते हैं कैसा ऐसा, बहुत सारी व्यवस्थाएं बता देते हैं, हम वहां से साइड हो जाते हैं। नहीं, ये अधिकारी बोल रहे हैं तो हो सकता है ये अच्छी बात को बोल रहे हो, लेकिन वहां पर हमारा हित नहीं दिखता, हमारा अधिकार नहीं दिखता। हमको दुख होता है इस बात का। तो हम महामहिम जी से बस यही बात, यही सारे संबंधों के बीच में एक चर्चा के संबंध में बात रखने के आए हैं। आपने हमको मौका दिया, हमारा बात को रखने का प्रयास किया, मैं आपको सहृदय धन्यवाद करता हूं। हमारे क्षेत्र के 14 पंचायत और 58 गांव की ओर से भी मैं आपका सहृदय धन्यवाद करता हूं कि आपने हमको कीमती वक्त दिया है। और आज जैसे को देखने को मिला कि राज्यपाल महोदया जी अपने राजभवन से किसी दूसरे जगह पर मिलने नहीं जाते, ये भी हमको नियम बताया गया। लेकिन मैं इनकी करुणा और हमारे जनजाति समुदाय के भावात्मक, इनकी जो भावनाएं हैं उनको मैं सम्मान करता हूं, इनका सहृदय धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे बीच में आज मिलने के लिए अपने राजभवन को छोड़ के हमारे बीच में आए। मैं हमारे 14 ग्राम पंचायत और 58 गांव की ओर से सहृदय धन्यवाद करता हूं। आगे की बात को रखने के लिए मैं कावड़े दादाजी जो हमारे बंडापाल क्षेत्र से, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि आइए दादाजी, आप भी अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में आप बताइए। मात्र हमारा केवल एक ही मांग है, आज हम जाति समस्या नहीं रख रहे हैं, मात्र एक मांग है कि हमको कांकेर जिला से नारायणपुर जिला में सम्मिलित किया जाए, ताकि हम प्रशासन शासन से जुड़े रहें, प्रशासनिक व्यवस्था हमको अच्छे से मिल सके। ये हम आज प्रार्थना करने आए हैं आपके सम्मुख में। जी आइए दादा। प्रणाम करता हूं मैं हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जी को। हमारे 58 ग्राम 14 ग्राम पंचायत की ओर से भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हुए, मैं जो हमारे पद यात्रा में चलने वाले हमारे सभी पदयात्री
जो भी आशा और उम्मीद लेकर के हम आज सब लोग सोचते थे, सुनते थे कि राज्यपाल के नाम से किसी का दर्शन नहीं हुआ था। संयोगवश हमारा जो है कांकेर जिला से नारायणपुर जिला में शामिल होने का प्रयास से, पुरुषार्थ से जो आज हमारे राजधानी रायपुर में पहुंचने का अवसर मिला। इस अवसर पर जो पदयात्री का भूमिका निभाने वाले सभी हमारे गांव के पटेल, गायिका, पंच, सरपंच, जनपद, जो भी गणमान्य नागरिक है, वो सब लोगों का एक ही उम्मीद है कि हमारा जो अब तक के जो समस्या, मूलभूत सुविधाओं के लिए हम लोग जो अब तक संघर्ष करते, जैसे कि नारायणपुर जिला 2007 में घटित हुआ, तब से हमारा बंडापाल क्षेत्र के 8 ग्राम पंचायत, कोलार परगना के 6 ग्राम पंचायत, इस तरह से सभी पंचायतों को हम लोग जो पूरी तरह से पहले से बराबर हम लोग जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे जहां मिले वहां हम लोग अपना जो है मांग रखने का प्रयास किए। इस तरह से करते करते हम लोग का कई सालों बीत गए, लेकिन कहीं भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसलिए हम लोग जो धरना हमारे कोलार परगना के क्षेत्र में राजा राव घाट, वहाँ हम लोग जो शुरू किए 1 सितंबर से 8 सितंबर से, वहाँ से प्रारंभ हुआ हमारा राजा राव बाबा के स्थान से, और मड़पा चौक में हमारा जो धरना चला 44 दिन तक धरना चला। इस तरह से धरना में कई प्रकार की हम लोग पारंपरिक जो हमारे देश में है, ये सभी नियमों को करते हुए यहाँ से सबसे पहले जो है हमारा अर्धनंग होकर के धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया। दूसरा जो हमारा जो है 3 दिन के बाद मुंडन, 100 लोग मुंडन करके पूरा हमारा जो मांग पूरा करने के लिए धरना प्रदर्शन किया। और उसके बाद जो है पारंपरिक हमारा जो सांस्कृतिक तौर पर है, वो पूरा अपना हथियार लेकर के ये सब करके बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद भी हमारा किसी प्रकार की मांग पूरा नहीं होने की वजह से पुनः सब के सब लोग हमारा बुद्धिजीवी वर्ग के जो गणमान्य नागरिक, जो समाज का, गांव का हमेशा नेतृत्व रखते हैं और इतना प्रयास करते हैं कि हमारा गांव को, हमारा क्षेत्र को, हमारा पंचायतों को कैसे शासन प्रशासन से जोड़ा जाए, यही इनका मुद्दा है। इसलिए इतना लोग प्रयास करने के बाद हम लोग नारायणपुर जिला 10 किलोमीटर से कोई जुड़े हुए हैं, कोई 15 किलोमीटर से, कोई 20 किलोमीटर से, ऐसे जिला मुख्यालय नारायणपुर से जुड़े हुए हैं। हर सुविधा हम वहीं से लेते हैं। इसी के कारण हम लोगों का मेन प्रयास है। और जिला मुख्यालय के लिए हमारा जो अभी वर्तमान में जिला कांकेर जिला है, उसके लिए कहा जाए तो हमारा जो है बंडापाल से नारायणपुर 20 किलोमीटर है, और नारायणपुर से फिर 50 किलोमीटर हमारा ब्लॉक मुख्यालय अंतागढ़ है, और वहाँ से 100 किलोमीटर कांकेर है। इस तरह से हमारा जो है 160-70 किलोमीटर पड़ता है। हमको भारी परेशानी होने की वजह से हम जो है हम सब जनताओं के भावनाओं को, हमारे जैसे संतोष दादाजी है, हम यहाँ के सबके प्रतिनिधि के तौर पर हम जो भी अपने टूटे फूटे शब्दों से महामहिम राज्यपाल महोदय के बीच में जो रखने का प्रयास किया है, हम आशा और उम्मीद रखते हैं जो भी हमारा जो है हमारा आज तक के दिया हुआ डॉक्यूमेंट्स, जो चीज़ है संविधान के जो जिसे हम देश में रहते हैं, जो संविधान को माना जाता है ये देश में, तो क्यों ना हमारा महामहिम राज्यपाल न्यायाधीश के पास जाया जाए और हमारा अपना जो भी परेशानी है, जो चीज़ भी हमारा मांग है, उसको रखा जाए। इन्हीं भावनाओं को लेकर के सब पदयात्री सब आकर के आपके आज शरणगत हो चुके हैं। हमारा जो मांग है, जो चीज़ जो हमको मूलभूत अधिकार को हम चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हम लोग जो है कल से प्रयास किए, कल भी आए हम लोग, और वो हम लोग जो भी लेटर चिट्ठी के रूप में जो है मौखिक तौर पर वहाँ दिए हुए राजभवन में कलेक्टर साहब को, उसके बाद हमारा यात्रियों को वहाँ बहनपुर तक लेने गए और आज फिर पुनः दिए, तो पुनः हम लोग को यहाँ जो नहीं हो पाएगा प्रतिनिधि मंडल जाया जाए ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन प्रयास किए। पुनः पहुँचने के बाद आपका जो है जो हमारे अति भाव
संवेदनशील के पर आप सहृदय के साथ साथ स्वीकार करते हुए यहाँ पहुंचे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यही आशा के साथ समर्पित करता हूँ। अच्छा, ज्ञापन अगर देना हो तो 2 3 4 5 लोग सब लोग आके नाम इनको दे सकते हैं। कोई और वही बोलेंगे क्या? आइए आप बता दो। सर जी, भाई गोंडी में बोलना चाह रहा हूँ। तो नेंड पद यात्रा की इस ममट रायपुर वाताड़ और मावा राजा राव गाटता क्षेत्रता को पूरा 58 गांव और 14 पंचायत तो माने सभी लोग ममट रायपुर ते वाताड़ और नेंड महामयाना सामने राज्यपाल महोदय ते इदिना भवन तेवासी उदितोराड नेन क्योंकि मावा इततुन जो समस्या तू जितना भी अधिकारी लोग प्रशासन बिल्कुल सुने मायो, क्योंकि माकुन कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिछड़ा किसी कुछ भी अगर बात ही तक किया तो शासन प्रशासन इनता की निमट बात किया कि मिया आवेदन तुम मवट इता किया को मिजोर ना दबा किसी चाहे बोरी गला आई कलेक्टर तक लेकर ना पूरा इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर जो भी बात आई ना मावा मूलभूत सुविधा है वो ना मावा स्कूल ता तुन हुडोर ना बात तुन हुडोर क्षेत्र तुन एकदम इता किसी तो अदेह का ममट नेंडू क्षेत्र तुर माने बंडापाल क्षेत्र और रावघाट क्षेत्र था ममट कई बार आवेदन निवेदन की तो अगर मावा जिला ता प्रशासन तुन की माकुन इस क्षेत्र को एकदम मतलब माट 10 से 15 किलोमीटर दूरी ते मंत्रम तो माट नारायणपुर ते माकुन जोड़े की सिंटूर 2007 ते जब जिले बने मार असके इतो नन खुदे इंदलेना की माकुन नारायणपुर ते जोड़े की क्योंकि ममट इद अबुज मारता दाए हिस्सा तुर माने आंदो माकुन अगा मिला किसिम कितो लेकिन वेरलोर शासन माकुन बारा इतु कुछ दिहाड़ मार बिकुन किया को मितु लेकिन इचो नाकु केव उनलोर इतुर की आवेदन ही बाता ही पितु जब रमन शंकर मन अस्के गला इतो कि निमट इतकी जो रमन से कथा इतना आवेदन निवेदन मनता मायागढ़ परमड़ित मनता कि अदेन इतुम माकुन की हाँ ममट किया को मावा पोलोतुन बस के जो क्षेत्र ते टोटल दीदी मावा ट्राइवल दूर मंतुर कुछ मंतुर मतलब 5% ओबीसी बाकी जो क्षेत्र ते ना बोरे ही नहीं क्षेत्र ते ना कोई अधिकारी लोरवायो ना कोई कर्मचारी लोरवायो ना कुछ भी बताई क्यों कुछ भी बताई ते बिचो माट की इच्छको बात की इच्छको मिलतो और नेट पगला जो ममट अगर अचूक धरना प्रदर्शन की तो तब भी ममट सब जानते तो कि क्यों ना हम लोग मुख्यमंत्री मिले माए जब मुख्यमंत्री न गवा तो कलेक्टर मिले मातो मावा कमिश्नर मिले मातो लेकिन कुछ ना कुछ प्रशासन ते और थे मावा इततुन दबा किला कई बार कोशिश की थी लेकिन आज तक वो लोग कुछ भी के और जब मुख्यमंत्री मिले मातो तो अदे माकु नितु कि नया गा इदे आदेश हिले न कीला पर नितु क्योंकि ममट इतुम इच्चो मट परेशान आयतो मावा क्षेत्र तो दूसरो बाक्या परेशान दूसरा जिला ते बाक्या कुछ नाकुन दूसरा जगह शामिल की तुर माकुन मावा बद प्रक्रिया ते आया रिजर ममट पूछे गला मातो अगर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र ते अगर मावट मत किचो मावा ट्राइवल क्षेत्र ते अगर मावा नियम मत किचो अदे वेगल किसी मितो लेकिन फिर भी माकुन घुंगराह बना किसी तो लेकिन इजेक ना दीदी वेरलोर बाहिन तोर माकुन की निमट इता केमट मिया बने मायो मिया बाता आयो कुछ ना कुछ दीदी अगर मावा क्षेत्र ते ना उन बहुत बड़ा माइंस बनता अदेना क्षेत्र अदेना वेरलोर माकुन पूरा मतलब शासन ना एकदम गुंगरा है किसी इदेन ममट कई जगह इतो कि माकुन अचोहना पहाड़ तुम ले हाई तुरी राजा राव ना लोतुन ले हाई तुरी तो निमट कम से कम इस क्षेत्र तुम कुछ तो हुड़ा पानी सुविधा या कुछ रोड गली जो भी आई लेकिन वेरलोर माने ना बिल्कुल ध्यान है वो इचोना
और नेडवना के दम इंतोर कि इचो ना ममट लिया गवा ना कर अचुजकता हुआ तो फिर भी माकुन शासन बहुत सारा मतलब रोकी किला प्रयास की थी लेकिन ममट बात है तो मावा बीच के बोरे राजनीति लो ले ना बोरे बात रो ले मट पूरा जनरल मतलब पूरा मावा क्षेत्र तुर मन प्रत्येक लोतर व्यक्ति बात मावा अगर समस्या अंतुन कि मावर माने अधिकारी लोग गला बने मातोर बहुत बड़ा मंत्री लोग गला बने मातोर लेकिन मावा काम तुन नेंड ना सफल के उल्टा मावा काम तुन लोग दबा की कोशिश किया है इधर का मावा नेंड इचो सोचे किस बात रो पूरा इचो जनता की उम्मीद लेके किस बात रो नेंड दीदी नगा देटू दीदी माऊ दयालान कम से कम अदेन का हद मावा जो समस्या मनता मा दुख पीड़ा मनता अदेन ममट ताना का चित्त का तो 12 इंता कि 12 इनो क्योंकि मावा इततुन जब तक मावा यायान वेहवड़ आई कर मावा ना कुछ जब भूख लगे मायार तो याया ना कुछ हनवड़ आई कर तो बात किया वेलर तो कुछ मतलब ना माकुन घूम रहा है किशोर मन तो अदेह का मामट पूरा क्षेत्र में तो बंडापाल क्षेत्र ता होगा नारायणपुर ता तो नारायणपुर ता फिर बलक अंतागढ़ गलवाई तो ना बहुत त्रिसुर मावांग यू दीदीस मनता यू दीदीस इतना परेशान मनता जब बस के हॉस्पिटल दाई या कुछ पढ़ाई लिखाई ताई एकदम कुछ भी बात आई है ना तो इदेह का मवट इंतरोम कि बार क्योंकि दीदी नून गला ना बोदे इतते हिले न मावा चित्र तो बोर पढ़े की लेर गला हिले ना बोरे बातों हिले अदेह माकुन बोरे रास्ता व्यवहार हिले मावांग ना हु निदम इंतर बोर लो येलोर अधिकारी लोर बाते की जो इद बोगा कुटुंब ते बसे मातुरी ಈಗ ಬಚಕ್ ದಿಹಾಡಿ ನಾ ಬನೆ ಮಾತಿರು ಒತ್ತು ಪೀಡಿತ ಹಗಡು ಮಂತ ಮಾವ ಪೇನಿಕ್ ಮಂತಾಂಗ್ ಹಾನಾಕ್ ಮಂತಾಂಗ್ ಸಪ್ಪ ಮಂತಾಂಗ್ ಅನ್ ಮಾವಟ್ ಅಚ್ಚೇತ್ರ ತುರ್ ಮಾನೆ ತುರ್ ಮಾಕ್ ಬುದನ ಲಕ್ಕಿ ಆಯ್ತು क्योंकि मामट अबूज मार तुर माने यादो अकड़ मट सपोजन मावांग दीदी को दादा लो याया वो सब मिले माता मट मावा रोटी बेटी सब मतलब मिले माता मंत्र मावा जत्रांग बातांग डोल कपरांग इंदनांग मेदनांग सब हकिंदा आಯ್ತು डेली अगड़ एकदम मतलब मामट डेली हकी मावा अन मावा बोली भाषा अबूज मारता को मावा पूरा मिले माता अंतागढ़ हिके जब हिके वाइतरो तो मा हलबिंग हिले ना बातांग हिले मावा छत्तीसगढ़ी माट पुनो ना बातांग पुनो मट पढ़े किला पुनो तो इसको दागा हत्ते की जो माकुन इसको ना गला इन की मट इधन आता माया के जब बोरे अधिकारी लोर वायर मा बात बोरे पढ़लावे हो तो मावट बुगड़ा बातांग किया अदेह का ममट लेंडू इचुक दिहाड़ी नाकू अदेह का ममट बस के हुड़ो आए मतलब बिचो जनता देह का नीकुन का ना दीदी कि सब जनता इतु कि ममट होने फोन की लेन अध्याड़े इतु कि इचुक दिहाड़ी ने माक बोरे के जोर तो लेन ममट दीदी सुधा बिले माई को कम से कम चेहरा मां सुधा वर्क मा की गला लेकिन चेहरा हुड़ को इचु पूरा जनता इजे कला ममट गई तो कि शासन तो लिखतो कि जब तक मतलब दीदी मिले माई को तब तक ममट इगड़ा हने या तो माकुन वास मास द वड़कवे कला बट तार चेहरा हुड़ला हुड़ को पूरा जनता अदेह का दीदी माट लिखना अनुरोध की ले रो और मावा जो समस्या लेके तवात रो मावंग नाकुन 58 नाकुन 14 पंचायत अदेन निवा तानु बदमे गला किसी अदेन जोड़ा किसी माट बहुत ज्यादा परेशान मनतो रो बहुत से ज्यादा परेशान उन्दी चीज का बहुत ज्यादा चीज ana ito ko naman ay dito और कोई बोलेंगे आप आइए सर्वप्रथम मैं जो है गवर्नर महोदया का जो है बहुत आभारी हैं हम लोग कि चब्दे ग्राम पंचायत के लोगों का अपना अमूल्य समय मिलने के लिए दिया और ये पिछले 14 साल से हमारे ये ग्रामवासी प्रयासरत है और काम ये हो नहीं रहा था और जो है मैं अपना ये फ़र्ज समझता हूँ क्योंकि मैंने इसी एरिए से लगे हुए क्षेत्र में मैंने जो आज से 27 साल पहले एज ए जियोलॉजिस्ट काम किया और अभी मैं वर्तमान में उप महानिदेशक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण बेंगलोर के यहाँ से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। जब मैंने ये सुना ये समझ रहा तो बहुत दुख हुआ। तो मैडम जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारा प्रकाश डाला है उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आदमी कोई भी अपना काम करना चाहता है तो तहसील का काम ही नहीं होता है,
जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो हमारे इन लोगों के बच्चे नारायणपुर में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आदमी मिल सकता है, बाजार करते हैं तो वहीं करते हैं, तो वो काम एक ही दिन में हो सकता है। और उसके अलावा 150 किलोमीटर आना और जाना, जरूरी नहीं है कि शाम तक काम होते होते अंधेरा हो जाता है, गाड़ियाँ नहीं मिलती है अंदर के एरिया के लिए, तो हमारे इन लोगों को वहाँ होटल में रहना पड़ता है, बाहर खाना खाना पड़ता है, तो इतना महंगा पड़ता है। और जब ये आते हैं तो अंतागढ़ नारायणपुर होके ही जो है कांकेर आते हैं, कांकेर के बाद भानुप्रतापुर आते हैं, भानुप्रतापुर से माकड़ी मोड़ आना पड़ता है, फिर माकड़ी मोड़ से 4 किलोमीटर जाके, तो ये एक जो है जो हमारी जो है प्रशासनिक परेशानी है, और इसको दूर करने में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। आप 5वीं अनुसूची की जो है मुखिया भी है, आपके निर्देश के अनुसार जो है मुख्यमंत्री महोदय इस पे जो हमारे जो है संज्ञान लेकर के आपको सूचित भी करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे पहले बस्तर में भी कवासी लखमा जी ने आज से 5 साल पहले कुछ गांवों का इसी तरह से जो है जिले की परेशानी थी, उसमें ये काम हुआ भी है, कोई ये पहली बार नहीं हो रहा है हमारे इस छत्तीसगढ़ में। और सबसे बड़ी मैडम, मैं आपको ये बात और बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी जो है लोकसभा का परिसीमन भी प्रभावित नहीं हो रहा है, क्योंकि नारायणपुर जो है जिला वो भी कांकेर लोकसभा का ही हिस्सा है। और रही बात अंतागढ़, तो अंतागढ़ में की जगह ये नारायणपुर तहसील में होंगे, लेकिन ये 58 गांव के जो है 14 ग्राम पंचायतों के ग्रामवासी एज इट इज जो है अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में ही रहेंगे। केवल इनकी प्रशासनिक जो परेशानी है वो दूर करने के लिए 6 दिन से ये भूखे प्यासे लोग मैडम यहाँ तक आए हैं, और आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आपका पुनः आभार प्रकट करते हुए ही मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ज्ञापन जो है उसको महामहिम को दे सकते हैं। आ जाइए, मैडम लोग को भी ले लीजिए। वो बारी अब आई है, बिकॉज अब मुझे लगता है कि राज्यपाल खुद जो है चर्चा करेंगे, समस्या सुन ली है और सबकी समस्या के बाद क्या बोलने वाली है वो मैं चाहूँगा कि अपनी कमेंट्री बंद करके क्या कहने वाले हैं। जय सेवा जय बड़ा देव। आप लोग यही कहते हैं ना, जय सेवा जय बड़ा देव, जय जोहार, जय जोहार। सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस छत्तीसगढ़ रायपुर में मैं बहुत आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि कितनी परेशानी से आप सब लोग चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं इस बात को अच्छी तरह से समझती हूँ, जानती हूँ कि जब कोई व्यक्ति के कहते हैं ना कि सिर से पानी निकल जाता है, तभी व्यक्ति को कुछ सोचने को मजबूर होता है, वरना इतनी दूर से पदयात्रा करके यहाँ तक नहीं पहुँचते। और जिस तरीके से
अभी मेरे सामने शिवशंकर काबले जी, संतोष जी, सुखदेव जी, सोमनाथ जी और श्री इलियास डॉक्टर जो कि उप महानिर्देशक भूवैज्ञानिक बेंगलोर के हैं, इन्होंने बड़े विस्तार से आपकी तकलीफ, आपका दर्द को मेरे सामने रखी है कि आपका आने के पीछे क्या उद्देश्य था। आज मेरे साथ में हमारे राजभवन के मेरे सचिव अमृत खलको जी, जो कि पूरे बस्तर संभाग में पहले कमिश्नर भी रहे हैं, और आपकी हर तकलीफ को जब वो थे तो बताते हैं मुझे कि क्या क्या वहाँ की परेशानी रही है, लोग किस तरह से वहाँ, फिर भी आपने जो आपके अधिकार क्षेत्र में था बहुत कुछ करने का प्रयास किया। लेकिन मुझे इस बात का बहुत ही दुख हुआ कि 2007 से लगातार आप लोग अपनी मांग को 14 ग्राम पंचायत और 58 ग्राम के लोग इसकी मांग करते रहे, और वास्तव में जहां 120 किलोमीटर चलकर काकेर जो आपकी विभिन्न जमीन से संबंधित समस्या, प्रमाण पत्र से संबंधित समस्या हो, चाहे कृषि से संबंधित हो, चाहे किसी भी तरह की वन से संबंधित हो, तो हर चीज के लिए आपको इतनी दूर से, और मैं जानती हूँ कि हमारा जो आदिवासी भाई है, बहनें हैं, इतनी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं कि वो बस का किराया लेकर वहाँ तक पहुँचे और रुके। किस तरह से वो अपना जीवन जंगल के लघु वन उपज पर आधारित जीता है, मजदूरी करता है और अपने परिवार को पालन पोषण करके और अपने बच्चों को शिक्षा दिलाता है। लेकिन इन कठिनाई और जो परेशानियों को मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा कि इतने वर्ष हो गए, 2007 से जो 21 वर्ष चल रहा है, 21वीं वर्ष में, और जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत पहले इस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। किस कारण नहीं हुआ, जब इस संबंध में मैंने जानकारी प्राप्त किया, पिछले समय में जब जगदलपुर गई थी तो बीजापुर के लोग भी मेरे पास मिलने आए थे राजभवन में, और उन्होंने भी बताया कि हमें बीजापुर के लिए 200 किलोमीटर का दूरी है और वो दंतेवाड़ा में चाहते थे कुछ। मैंने उसी समय कलेक्टर और कमिश्नर को आदेश दिया था कि आप इन सारी चीज़ों को सर्वे करके और फिलहाल उनकी कैसे इतनी समस्याओं को लेकर क्या व्यवस्था हो सकती है, तो इन ग्रामों को इसमें दंतेवाड़ा में मिलाइए। ये मुझे गांव का तो नाम याद नहीं है, मगर मैंने और भी उस चीज़ का निर्देश दिया था। और अभी मैं जब जगदलपुर गई तो मुझे याद था कि आपने वो क्या कार्रवाई की है, मुझे जानकारी दी जाए। तब उन्होंने मुझे बताया कि हमने सारे प्रस्ताव को प्रशासन शासन तक पहुंचा दिया। मैंने सेक्रेटरी साहब से चर्चा की कि वो सारे प्रस्ताव जो वहाँ के बस्तर और जितने भी जो इस तरह के राजस्व गांव को जोड़ने के आए हैं, वो तमाम जानकारी बुलाकर और मुझे बताई जाए कि अभी तक इसका क्यों निदान नहीं हुआ। मैं करीब 2.25 साल हो रहे हैं मैंने छत्तीसगढ़ में राज्यपाल का पद संभाला है, और इस बीच में मैं काफ़ी लोगों से मैं मिली भी हूँ, और बहुत सारे लोग शायद इनमें से आए भी होंगे मेरे राजभवन में,
और बहुत पहले शुरू में बीजापुर, आबूजमाड़, नारायणपुर और वहाँ के हमारे युवा भाई लोग आए थे मेरे पास और उन्होंने मुझसे कहा था कि जो अति पिछड़ी जनजाति है, संविधान में ये उनका प्रावधान था कि इनको नौकरियों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, बैकलॉग दिया गया है। 2013 से इसको बंद कर दिया गया। और उन्होंने जब बताया कि ये अधिकार उनका संवैधानिक है, फिर मैंने शासन को चिट्ठी लिखी कि भाई ये इतने बेरोजगार लोग हैं, इनका हक है, अधिकार है, तो इसको क्यों बंद कर दिया गया। तब शासन ने इस पर कार्रवाई करके और उसकी जो सीधे भर्ती किया जाता है, इसमें मेरिट आधार पर कोई इंटरव्यू, कोई परीक्षा नहीं होती है। अति पिछड़ी हमारे जो आदिवासी भाई लोग हैं, कुछ जनजाति हैं जिनको केंद्र सरकार के द्वारा इनको विशेष दर्जा दिया गया है और विशेष बजट का भी प्रावधान, फिर तब सरकार के द्वारा इसको संज्ञान में लिया गया और ये इसकी स्वीकृति मैंने करवाया। तो इससे बहुत सारे स्कूल बंद पड़े थे आप लोगों के। नक्सली समस्या को लेकर मैंने कहा कि लोग आए थे जब मेरे पास, तो इनके बच्चों का क्या भविष्य होगा, इनकी शिक्षा कैसे होगी स्कूल। मैंने कहा कि वही लोकल जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अतिथि शिक्षक बनाकर उसका स्कूल प्रारंभ किया जाए। और शासन को मैंने इस बात का निर्देश दिया। और भी बहुत सारे जो बेरोजगार हैं, युवक हैं, पढ़े लिखे हैं, क्योंकि जब कोई तृतीय चतुर कर्मचारियों का जब कोई नौकरी के लिए विज्ञापन निकलता है तो प्रदेश स्तर पर वो कंपटीशन में भाग लेता है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता था। तब मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा कि आप ऐसा करिए कि जब सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग के जो हमारे लोग हैं, तृतीय चतुर कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि वहाँ के स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता मिले नौकरी में। अगर इस तरह का व्यवस्था अगर हो गई तो वो लोगों को जो दूसरे जब शहर के लोग उनमें फार्म भरते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को मैंने संज्ञान में लिया और इसके कारण 2 संभाग में इसके लिए नौकरी के लिए मतलब अलग से एक बोर्ड, चयन बोर्ड बनाया गया है। कनिष्क चयन बोर्ड बनाया सरगुजा में और बस्तर में। और एक और बात आई थी कि ऐसी बहुत सारी जमीन है जो फॉरेस्ट में है और न ही रेवेन्यू में है, और ऐसी स्थिति में हमारे ट्राइबल लोगों को न फॉरेस्ट का लाभ मिल पा रहा है पट्टे का और न ही राजस्व का। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि कम से कम 50,000 एकड़ जमीन जिसका हमारे पूरे उस क्षेत्र के आदिवासी आज भी काबिज हैं, लेकिन उनको 1 इंच का भी पट्टा नहीं था। हमने कहा इसका सर्वे कराइए, या तो रेवेन्यू में करिए या फॉरेस्ट में, ताकि उनको वन अधिकार का और राजस्व के हिसाब से जिसकी जमीन नहीं है, भूमिहीन है, उसको पट्टा दिलाया जाए। ये बात मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था और उसकी कार्रवाई भी शुरू कर दी। तो ये चीज़ों को मैंने बहुत देखा है और तभी मुझे लगा कि आखिर छत्तीसगढ़ में जो नक्सलाइट की समस्या क्यों हो, और वास्तव में जो कुछ भी हालात और जिस तरीके से आपने मुझे बताया कि व्यक्ति कहाँ जाए, एक तरफ नक्सलियों का हमला, एक तरफ प्रशासन शासन के द्वारा सौतेला व्यवहार अगर किया जाए तो हमारा आदिवासी भाई किससे गुहार लगा सकता है। और वो तकलीफ को मैंने समझा। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, वरना क्योंकि मैं तो चाहती थी कि आपको राजभवन में ही बुलाती, लेकिन इतनी सारे लोगों के लिए राजभवन में मतलब बैठने की जगह नहीं थी, नहीं तो मैं आपको राजभवन में ही बुलाती। लेकिन आप कभी भविष्य में अलग अलग क्षेत्र के जब ग्रुप के साथ आएंगे तो मैं आपको राजभवन में भी आमंत्रित करूंगी और आपकी बात को सुनूंगी। और जिस तरीके से आपने पूरे विस्तार से
14 ग्राम पंचायत और 58 ग्रामों की जो जानकारी से अवगत कराया विभिन्न समस्याओं को लेकर। मैं आपको ये जानकारी के तौर पर बताऊंगी कि ऐसा नहीं है। मैं किसी भी चीज़ को बहुत गंभीरता से, और जब से मैंने बहुत करीब से देखा है आदिवासी समाज, क्योंकि मैं खुद भी हूँ, और किस तरह का हमारा समाज जो है एक प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक प्रेमी है और बहुत ही सहज और सरलता का जीवन जीता है, बहुत संतुष्ट भी रहता है और बहुत भोला भी। और उसका ही परिणाम है कि आपका सीधापन, आपकी सरलता, आपकी सहजता का जो लोग दुरुपयोग करते हैं, उठाते हैं। मैंने इस बात को अच्छी तरह जानती हूँ कि देश में मैं जब राष्ट्रीय जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष थी, पूरे देश भर में मैंने हर प्रदेश में जाकर उनके बीच में मैं गई हूँ और उनकी समस्याओं को देखा, चाहे उड़ीसा हो, झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जितने भी हमारे ट्राइबल जो आदिवासी राज्य हैं वहाँ सब जगह गई और वो तमाम चीज़ों की दर्द को देखा कि किस तरह से उनकी ज़मीनों को बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डाल दी गई, उनको जंगल से बाहर कर दिया गया, फेंक दिया गया दूर उड़ीसा में। उनकी 20,000 एकड़ जमीन जो कि अनुसूचित क्षेत्र में थी, तो देखा कि 1 इंच भी जमीन नहीं, जिनकी जमीनों में करोड़ों अरबों रुपए का सरकार के द्वारा कमाया जाता लाभ, और उसको एक भी, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये मैंने बहुत करीब से देखा और मैं समझती हूँ। मगर मैंने उस समय चाहे झारखंड हो या उड़ीसा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, वो तमाम विषयों को मैंने वो उठाया था और उनकी लड़ाई और उनका संघर्ष में मैं सहभागी बनी। उनको हिम्मत आई और उन लोगों को, वो जो लड़ रहे थे, काफ़ी लोगों को, करीब 3 से 4 हज़ार लोगों को उनको ज़मीन का पट्टा दिलवाया मैंने उड़ीसा में। लेकिन एक बात ज़रूर है, मैं जब भी हमारे समाज, आदिवासी समाज को कहना चाहूँगी कि जो सामाजिक हमारे संगठन हैं आज भी मूलभूत सुविधाओं से आज क्यों वंचित हैं। अभी अभी मुझे तो बहुत खुशी भी हुई कि पहली बार अपने अधिकारों के प्रति जागृत होकर आप यहाँ तक पहुँचे, वरना आपकी समस्या को कौन वहीं तक ही सीमित तक रह जाते, ज्ञापन देते, कलेक्टर को आप दे देते हैं, वो रख लेते हैं, उसके बाद क्या कार्रवाई होती है पता ही नहीं लगता। लेकिन इतनी जागरूकता तो आई है। आपको मालूम है कि अनुसूचित जो क्षेत्र में रहने वाले हमारे ट्राइबल के लिए संविधान में कितना विशेष अधिकार दिया है, बहुत सारे अधिकारों का। और पेशा कानून जो 1996 का बना हुआ है कि ग्राम सभा सर्वोपरि है, आप मालिक हैं वहाँ के, आप जो प्रस्ताव तैयार करते हैं वही प्रस्ताव के अनुसार सरकार हो या प्रशासन या केंद्र कोई भी योजना लागू नहीं होगी वहाँ के डेवलपमेंट के लिए। आपकी जमीन का हस्ताक्षर नहीं हो सकता। आपको विशेष ग्राम पंचायतों में आरक्षण का विशेष अधिकार दिया गया है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 50% ही आदिवासी वर्ग के ही लोग उसमें प्रतिनिधित्व करेंगे। और भी अनेक, आपकी जमीन स्थानांतरण नहीं, आपकी मान्यता जो है, धार्मिक आस्था और जितने भी देवी देवता हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए अलग से सारी चीज़ों की सरकार व्यवस्था करे और उसके लिए संविधान में राज्यपाल को उसका संरक्षक बनाया। और मैंने इन 2-2.25 साल में इसका बहुत अध्ययन किया और बहुत सारी चीज़ें मुझे लगा है कि किस तरह से संविधान के अधिकारों को दरकिनार करते हुए आपको अधिकार का हनन किया गया, ये मैं स्वीकार करती हूँ। ऐसा नहीं होना था। इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में 80 ग्राम पंचायत को तोड़कर
34 नगर पंचायत बना ली गई, जहां पैसा कानून का और संविधान का 5वीं अनुसूची क्षेत्र का सीधा सीधा उल्लंघन हुआ। मैंने इसके लिए प्रदेश में जब से आई हूँ मैं बहुत खुले स्पष्ट बोल रही हूँ। मैंने मुख्यमंत्री जी को बोला है कि क्या आपने इसके पूर्व जो भी हो रहा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, किसी की भी सरकार हुई रही हो, लेकिन ये आदिवासियों के अधिकारों का बहुत बड़ा हनन हुआ है। और इसके लिए मैंने कहा या तो आप कानून में संशोधन करिए और नहीं तो इसके लिए मुझे कुछ कदम उठाना होगा, और मैं इस पे कार्रवाई कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा अधिकार है। और इसको लेकर मैंने प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से लेकर गृह मंत्री तक इन तमाम विषयों को लेकर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मैंने अवगत कराया। तो इसी तरह से वैसे तो बहुत सारी बातें हैं आपके अधिकार के लिए, और आप जरूर इसमें पैसा कानून के लिए मेरी मंत्री जी से बात हुई टीएस की कि पैसा कानून है, अभी तक उसके नियम और उसका क्रियान्वयन करने की जो अधिकार ताकत है, पावर है, वो अभी तक सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया। पिछले साल 2 साल पहले जब राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों का सम्मेलन हुआ था, तब मैंने ये राष्ट्रपति जी के सामने मामला उठाया था कि इसको जल्दी से जल्दी पूरे देश में लागू करवाइए कि कानून तो बन गए हैं, लेकिन उसको जो शक्ति और अधिकार और जो कानून नियम प्रक्रिया होती वो अभी तक नहीं हुआ। और मैं इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की हूँ, और शायद में मुझे लगता है कि 2021-22 तक इसका मैं क्रियान्वयन जरूर करवा लूँगी कि इन क्षेत्रों में जो अधिकार संविधान के हैं वो अधिकार के तहत आपकी सारी कार्रवाई हो। इसी के साथ ही मैं आपकी जानकारी में एक बात बताना चाहती हूँ। जब मुझे पता लगा कि आप इतनी दूर से आ रहे हैं, तो मैंने सीधे कमिश्नर उस संभाग के और कलेक्टर से बात किया, और शायद आपको पहली बार आपके सामने कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी आए होंगे। इसके पहले तो आपको कोई पूछता भी नहीं रहा। बात सही है ना? तो मैंने कहा कि अगर ये वाली मांग है तो अभी तक सरकार के द्वारा क्या प्रशासन में क्या कार्रवाई की गई। अभी आपके सामने ये कलेक्टर का लेटर है। इन्होंने 53 ग्रामवासियों से मांग अनुसार प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिला नारायणपुर में सम्मिलित किए जाने हेतु 53 गांव की सूची में नक्शा शासन को भिजवाई है अभी 25 तारीख को। ये मेरे निर्देश पर, मतलब 53-58 गांव हो सकता है, कुछ 58 है, इसमें 53 और भी उसमें अगर कोई चीज हुई होगी, पूरे नक्शे सहित जो इनके पास है सूची, उसमें कौन कौन से गांव हैं मुझे तो नहीं पता है, मगर वो 5 गांव का रेफरेंस है। मगर ये कार्रवाई तो हुई ना, ये आपके सामने। और मैं इस मामले में शासन को अपनी तरफ से जल्दी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करूंगी। क्योंकि ये तमाम क्षेत्र जो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और एक बात बता दूं, पिछले साल 1-1.5 साल से कोरोना का ये चल रहा था संक्रमण, बहुत जगह लॉकडाउन की स्थिति थी। मेरी पिछले ही साल इच्छा थी कि मैं हर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में 13 जिले आते हैं छत्तीसगढ़ के, और बाकी 5 जिले ऐसे हैं जो आंशिक रूप से इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। ऐसे पूरे 18 जिले अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। मैंने कोशिश की थी कि मैं प्रत्येक जिले में जाऊंगी, वहां समीक्षा करूंगी और लोगों की जनसुनवाई भी करूंगी कि आखिर वहां के लोगों की क्या समस्या है, क्या 5वीं अनुसूची में जो अधिकार संविधान में दिए हैं उसका सही मायने में उनको लाभ मिल रहा कि नहीं। और आपकी जानकारी में लगा दूं, जब मेरे सामने एक बात आई थी, आप जो
क्योंकि जल जंगल जमीन मूलभूत से हमारे आदिवासी समाज के लिए तो ये सबसे मुख्य, उसी पर जीवन आधारित रहता है और उसे कुछ नहीं चाहिए। लघुवन उपज पर आधारित उनका जीवन रहता है। अगर वो तमाम सारी चीज़ों के होते हुए भी अगर आपको सही हक और अधिकार अगर नहीं प्राप्त हो रहा है तो ये बहुत ही दुखद है। और ये तमाम चीज़ों को आप लोगों को भी इतना नहीं है, जब तेंदुपत्ता के लिए जो समितियां बनती है और जो आप कलेक्शन करते हैं, मुझे पिछले समय पता लगा कि 2 साल से आपको आपका ही लाभांश का पैसा नहीं मिला था, आपके बच्चों की छात्रवृत्ति रोक दी गई थी। मैंने सारे अधिकारियों को राजभवन में बुलाया कि 1 महीने के अंदर उन तमाम दो भले ही छोड़ दिया हो, मगर उतने समय में 2 साल के बच्चों को हमारे ट्राइबल के 597 करोड़ रुपए बैंक में जमा कर दिया गया था। कितना अन्याय मतलब लग रहा था। मैंने वो पैसा भी रिलीज करवाए। अगर मैं ध्यान नहीं करती तो शायद ये पैसा भी आपको नहीं मिलता, ये शायद आपको पता होगा, मगर ये कार्रवाई मैं कर रही हूँ। और बच्चों को बोले कि बहुत दूर है, उनके अकाउंट नहीं है, बैंक में नहीं आ सकते। हमने कहा जैसा भी होगा आप उनके सारे अकाउंट और जो भी है, और लगातार इसके मामले में मैंने मुख्यमंत्री और वन मंत्री जी को ध्यान आकर्षित किया, उनका ध्यान गया और उसके बाद धीरे धीरे, और मैंने ये भी कहा कि उनका ही पैसा है, उनके इच्छा के अनुसार जो खरीदना चाहे, साड़ी, आप चप्पल, जूते, जो कुछ सरकार देती है, उनका पैसा उनकी मर्जी से खरीदने दो। आप कौन कैसे क्वालिटी का आप देते हैं और उसमें भी पता नहीं क्या होता है। आपका पैसा पता ही नहीं है कितना पैसा आता है। और इसलिए मैं यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को कहना चाहती हूँ, आप हिसाब किताब रखिए, सरकार कितना पैसा आपके लिए भिजवा रही है, कहाँ जा रहा है वो पैसा। आप तेंदुपत्ता इतनी मेहनत करते हैं, अप्रैल में ही बंद कर दी गई थी, मई जून तक ये तेंदुपत्ता का काम चलता है, और किस भाव से। तो ये चीज़ों के लिए बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। आपके हक को किसी को शोषण और उससे नहीं होने दूंगी, मगर आपको चाहिए कि आप जरूर आगे आए। तो ये चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से देखा। मैं आपको ये भी जानकारी दूं कि आप सोचते हैं कि मैं सीधे राज्यपाल के पद पर ही आई होंगी, ऐसी नहीं। मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं बहुत ही कम समय में ऐसे ही मैं जहाँ पर नौकरी करती थी कॉलेज में, वो भी बहुत पिछड़ा हुआ आदिवासी क्षेत्र था। वहाँ गांव-गांव में मैं जाती थी, देखती थी कि केंद्र सरकार का पैसा, राज्य सरकार का पैसा हमारे आदिवासी भाइयों के लिए आता है, बहनों के लिए। तो आखिर ये पैसा वर्षों से अरबों खरबों आया होगा, मगर उनका विकास वही लंगोटी में आज भी जिंदगी जी रहा, मजदूरी की। आखिर वो पैसा जाता कहाँ। मैंने उनकी तमाम भावना और क्षेत्रों का दौरा किया और उनकी आवाज़ को उठाना शुरू किया, और मैंने सोच लिया कि नहीं, इन्हीं के लिए तो लड़ाई तो लड़ूंगी। और 1985 में मैंने विधानसभा चुनाव में खड़ी हुई और विधायक बनकर आई, और 88 में मंत्री भी बनी, और लगातार आपकी आवाज़ और आपकी समस्याओं के लिए, चाहे विधानसभा हो, लड़ाई लड़ते रही। विधानसभा में रही, मैं दिल्ली में सांसद भी रही, राज्यसभा में, और पूरे देश भर का भी मैंने वो किया। दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग में भी रही, जहां मैंने हमारी आदिवासी महिलाओं की समस्या और समाधान विषय पर एक रिपोर्ट दी थी। बहुत सारी चीज़ें कि हमारी बहनें बहुत काम करती है, लेकिन उसके लिए सरकार के तरफ से कोई विशेष योजना नहीं होती है। तो मैंने कहा कि हमारी जो आदिवासी वर्ग की बच्चियां हैं, अच्छी पढ़े लिखे और अच्छी सर्विस में जाए, हमारी बहनों भी आर्थिक रूप से सशक्त हो,
इस दिशा में भी मैंने समय समय पर उनके लिए भारत सरकार को, राज्य सरकारों को भी अनुमोदन किया और उसके तहत भी कई ऐसी योजना आई और तमाम चीज़ों को लेकर मैंने काम किया है। और इसके बाद राष्ट्रीय जनजाति आयोग उपाध्यक्ष रही। अब आप जानते हैं कि बहुत लोग, मुझे तो आश्चर्य लगा, काश अगर मैं राष्ट्रीय जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष थी 2017 से 19 तक, अगर इस बीच में आपकी ये मांग अगर आती तो मैं खुद कमेटी बनाकर और यहाँ पर आपकी जन सुनवाई करती और पूरा प्रशासन को भी वो करती, क्योंकि संविधान में जनजाति आयोग पूरे हिंदुस्तान के आदिवासियों के लिए एक सुरक्षा कवच है। जैसे हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, ऐसे ही आदिवासी वर्ग के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय जनजाति आयोग का संविधान के द्वारा गठन ये आयोग है, जहां पर शोषित पीड़ित हमारे आदिवासी भाई के लिए किसी तरह का अत्याचार अन्याय ना हो, वो सारी चीजों को करना, उनको कैसे मूल उनकी अपनी समस्या है वो सब चीजों को देखना होता है। और उसको लेकर मैंने पूरे देश भर में जाकर उनको जागरूक करने का प्रयास किया। एट्रोसिटी एक्ट कानून बना है, आदिवासी अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम कानून, मगर देखने में आता है कि किस तरह से निर्दोष लोगों को पुलिस द्वारा जेल में भेज दिया जाता है। बेचारों के पास इतनी अप्रोच नहीं होती, इतना पैसा नहीं होता है कि कोर्ट और कचहरी लड़ सके। और इसके लिए ये आयोग का गठन हुआ कि हम सीधे अधिकार था कि किसी बहन के साथ अत्याचार हो रहा, किसी भाई के साथ अत्याचार हो रहा, कोई निर्दोष है, तो हम सीधे एसपी, कलेक्टर, आईजी, डीजीपी तक को दिल्ली में सम्मन भेज के बुला लेते थे और उसको न्याय दिलाते थे। मगर आप जैसे लोग, यहाँ नंद कुमार जी सहाय अध्यक्ष थे, पता नहीं क्यों आप लोग वहां तक, हमारे तक नहीं पहुंच पाए उस समय। मैंने कहा कि आयोग में जब थी तो मैंने झारखंड के लोगों को, चाहे उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम ऐसे जो सिविल सर्विस में नौकरी करने वाले हमारे अधिकारी कर्मचारी जिनका बरसों से प्रमोशन नहीं होना, विभिन्न विभागों में बैकलॉग है, आरक्षण उनका अधिकार है, खाली पड़ी हुई है पोस्टें, बहुत सारे ऐसे मामले। खैर मुझे नहीं बताना, भाषण नहीं देना था, मगर आप लोग जो कुछ इतनी दूर से आए तो मेरे अंदर की जो पीड़ा थी जो मैं आपके सामने प्रकट हो रही थी और इसलिए मैं चाहती थी कि आपसे मिलूं। और आपको इस बात का भी विश्वास है कि आपके ही बीच की कोई आपकी बहन और बेटी, कि शायद आज़ादी के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ में राज्यपाल के रूप में इस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी ने मुझे यहाँ भेजा है। और मैं कोशिश करूँगी आपकी अपेक्षा, आपकी भावना और आपके ये दुख दर्द जो लेकर आप आए हैं उसको निराश नहीं होने दूंगी, इतना मैं आपको आश्वासन करती हूँ। और जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ बस्तर के 350 लोग आए थे पदयात्रा में, सरगुजा से, वहां से भी कुछ परियोजना, बहुत सारी चीजों से जूझ रहा है। लेकिन मेरा आपसे यही निवेदन है कि मैं मुख्यमंत्री जी, शासन के जो भी संबंधित मंत्री हैं, समय समय पर उनका मैं आपकी समस्या को ध्यान आकर्षित करती हूँ और केवल आकर्षित नहीं करती हूँ, उसके बारे में भी पूछती हूँ कि इसमें मैंने जो पत्र लिखा है उस पर क्या कार्रवाई हुई है। और शायद पहली बार राजभवन के बारे में या राज्यपाल से मिलना तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ कि राजभवन को मैंने जन भवन के रूप में परिवर्तन कर दिया है और पूरे प्रदेश के लोग जब आते हैं, कभी कभी तो हमारा जनजाति वर्ग इतनी दूर से आता है, उसे पता ही नहीं कि राज्यपाल से मिलने के लिए हमें पहले से सूचना देना पड़ता है, ये प्रक्रिया है। लेकिन कभी कभी उनको अनजाने में जब वो गेट पर आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि इतनी दूर से आए हैं
तो मैंने कहा मैं निराश नहीं करूंगी, उन लोगों को भी अंदर बुलाकर मैं मिल लेती हूँ। कम से कम उसको इसी में अगर संतोष होता है तो मुझे इससे बढ़कर और क्या खुशी होगी, क्योंकि राज्यपाल पूरे प्रदेश का मुखिया होता है। सरकार के ऊपर उसका अंकुश भी रहता है। संविधान में अधिकार राज्यपाल को दिया है। अगर किसी तरह के नियम और कानून और प्रक्रिया में और प्रदेश की जनता के साथ अगर कोई अन्याय, अत्याचार या किसी भी तरह की ऐसी शिकायत अगर मुझे आ रही है, मेरा फर्ज होता है कि सरकार का ध्यान आकर्षित करूं और उसका समाधान करूं। और उस दिशा में मैं पूरी तरह से समय समय पर हर विषय को लेकर, केवल आप जनजाति समाज नहीं, मेरे को तो प्रदेश की तमाम अलग अलग वर्ग, अलग अलग समाज के लोग मिलने आते हैं। सबकी बात को मैं सुनती हूँ, क्योंकि मैं केवल जनजाति समाज के लिए तो आपको गर्व होगा ही कि ये पहली बार हमारे समाज की राज्यपाल के रूप में हमें मिली है, लेकिन इस प्रदेश के आम व्यक्ति भी मुझसे खुश मिलते हैं, चाहे वो किसी भी समाज के व्यक्ति क्यों ना हो, उन्हें भी मैं निराश नहीं होने देती। और लगातार, क्योंकि सरकार मेरी है, पूरा मुख्यमंत्री, मंत्री और पूरा प्रशासन तंत्र ये जनता के सेवक है। और अगर वो सेवक अगर पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अगर कर्तव्य को निर्वहन नहीं करता है, तो मेरा भी फर्ज है कि आगे फिर उसके लिए, मगर इसके लिए आपकी भी जागरूकता बहुत जरूरी है। जब तक मुझ तक अगर कोई बात नहीं पहुंचेगी, पहले तो आपको शासन, प्रशासन, मंत्री, मुख्यमंत्री से मिलिए। अगर वहां से भी हताशा और निराशा हो जाए, ये तो एक विषय है, लेकिन अन्य विषयों के बारे में, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, किसी भी तरह की अगर समस्या है तो आप जरूर उनसे मिलिए, बताइए। कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, मंत्री, विधायक, सांसद, तमाम चीजों के लिए आपको सेवा के लिए लोग हैं। अगर वहाँ इतने सब कुछ चुनते हैं, आप वोट देते हैं, इनका फर्ज होता है कि आपकी समस्या को देखें। आपकी जागरूकता होती है कि आप जागरूक होंगे अपने अधिकार के प्रति, तभी आपको वो अधिकार मिल सकेगा। नहीं तो आप जिस तरीके से अभी तक विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, अगर शायद इस तरह की जागरूकता पहले भी थी, लेकिन जब सुनवाई नहीं, कहते ना, जब सिर के ऊपर पानी निकल जाता है तब ये परिस्थिति आती है। और आपने आकर जो बात मेरे से रखी है, मैं निश्चित रूप से शासन को, प्रशासन को, मुख्यमंत्री जी को और तमाम लोगों से इस बात के लिए लिखकर, और जो भी होगा, मगर समय के लिए नहीं कि आज हमने बोला है और कल ही समाधान हो जाए। हर चीज़ इतने वर्षों तक, आज 3 और 10, 13, 14 साल से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इतना जरूर मैं विश्वास दिलाती कि जब तक मैं यहाँ राज्यपाल हूँ, यहाँ के संविधान के 5वीं अनुसूचित क्षेत्र और 1996 का पैसा कानून और जो भी आपके अधिकार और जो प्रावधान है संविधान में, उसकी रक्षा करते हुए आपके जीवन में कभी भी किसी भी निराश नहीं आने दूंगी, इतना मैं विश्वास करती हूँ। तो बहुत सारी मेरी बात हो गई है, और आज आप लोग रुके हैं कि जाएंगे? रुकेंगे। एक और मैं कहती हूँ कि फिर भी अभी ये कोरोना खत्म नहीं हुआ है, और फिर भी आप लोग सावधानी, भीड़ भाड़ में रहें, जरूर उसका पालन करें, और टीकाकरण के लिए भी वैक्सीन जरूर लगाएं। पिछले समय कुछ अफवाह फैल गई थी हमारे आदिवासी क्षेत्रों में कि टीका नहीं लगाओ करके,
वो कुछ कुछ घटनाएं हो गई होगी एक दो लोगों के साथ, लेकिन आज की तारीख में पूरी दुनिया में अभी दूसरे देशों में बहुत फिर से आने लगा है, लेकिन हमारे यहाँ पर करीब 100 करोड़ के लोगों को वैक्सीन लग गया है और इसीलिए आप शायद यहाँ पर इतने चैन के साथ आ सके हैं, वरना अभी तो ब्रिटेन हुआ है और इधर अमेरिका, रूस, अभी रोज वहाँ पर 20-20, 30-30 हजार चाइना में लोग केस आने लगे हैं। लेकिन ये सावधानी अगर रखेंगे तो हमारे देश में फिर से ये कोरोना नहीं आएगा, ये मेरा आप लोगों से विशेष अनुरोध है।